अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फायजा इमदाद। व्यूवर्स, आज हमारे साथ एक बहुत ही मसरूफ सूबाई वजीर मौजूद हैं। इनके पोर्टफोलियोज में हेल्थ है, इमरजेंसी सर्विसेज है, डिजास्टर मैनेजमेंट है और लॉ एंड ऑर्डर भी शामिल है। पंजाब की बहुत सी जिम्मेदारियां इन्होंने अपने कंधों पर उठाई हुई हैं। अपने वालिद ख्वाजा रफीक की लेगेसी को लेकर चल रहे हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं। इनके बड़े भाई भी सियासत का एक बड़ा नाम है, वन एंड ओनली ख्वाजा सलमान रफीक। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप खैरियत से हैं? बहुत आपका शुक्रिया बेटा बुलाने का। थैंक यू सर, ऑनर की बात है हमारे लिए। अच्छा सर, आपका पॉलिटिकल मतलब जो बैकग्राउंड है और आपकी जो सियासी शख्सियत है उसके बारे में तो सभी जानते हैं। हम आपके ज़रा बचपन की सैर करना चाहेंगे। बचपन की कुछ यादें हमारे साथ शेयर करें आप। बचपन की यादें तलख हैं, अच्छी नहीं हैं। और अच्छा। उसकी वजह यह है कि मैं जब 7 साल का था, वालिद साहब की शहादत हो गई थी। जी। और भट्टू साहब के दौर में जो पहला पॉलिटिकल मैटर था मेरे वालिद का था। तो 7-7.5 साल की उम्र में जब बाप का साया सर से उठ जाए तो फिर ज़ाहिर आपके एक लंबा रास्ता है, मुश्किल रास्ता है। तो वालदा ने बड़ी हिम्मत की। वालदा मेरी एजुकेशनिस्ट थी, पढ़ी लिखी खातून थी। बड़े भाई जो ख्वाजा साद रफ़ी का उम्र से कोई 2.25 साल बड़े हैं, तो वो कोई 9.5 साल के थे, मैं 7.5 साल का था। तो बहुत फिर सख्त वक्त है। स्कूल हमारा सेंट स्कूल था। पढ़ाई में हम दोनों भाई बहुत अच्छे थे क्योंकि वालदा हमें ख़ुद पढ़ाया करती थी। अच्छा। और उससे भी पहले अगर आप जाएंगे तो बचपन की यादें जिसमें मुझे शौर नहीं है, तो अयूब खान साहब का आखिरी दौर है, वालिद मेरे जेल में है। और ज़ाहिर है कि माँ के लिए दोनों बच्चों को पालना, फिर उनको भालपुर लेके जाना हर महीने बाद, हमें ये अम्मी ने बातें बताई हैं। अच्छा। ज़ाहिर है कि हमारा उस वक्त मैं गोद में था। तो जब वालिद आए तो मैं 2.25 साल का हो चुका था। तो मैं तस्वीर को वालिद कहता था। अच्छा। तो बस वो यादें ज़रा सख्त हैं बचपन की। लेकिन जैसे बाहर रूटीन में आप खेलते हैं, अंदरून शहर हमारा घर था, अभी हमारा घर पुराना अच्छा, घर, अच्छा। अबाई घर, लोहारी गेट है। और मैं उसका जिक्र ज़रूर करता हूँ हर जगह पे। फिर जब आपने अपने वालिद को जब पहली मरतबा आपने देखा तो क्या जज्बात थे उस वक्त के? नहीं, अब्बू की थोड़े से ग्लिम्सिस जो मुझे याद हैं। एक गुजरात चौक में अब्बू तकरीर कर रहे हैं, वो मुझे बिल्कुल हल्का सा याद है। एक रावलपिंडी का सफ़र है जी। और एक अनारकली बाज़ार में एक जुलूस निकला हुआ है और उन्होंने हार पहने और पाकिस्तान का झंडा पकड़ा हुआ है और सैकड़ों लोग उनके साथ जा रहे हैं। वो मैं ऊपर बुलंदी से उनको देख रहा हूँ। अच्छा। तो और फिर जिस दिन उनकी शहादत हुई वो दिन मुझे याद है क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा लोग घर में आए थे। तो वालिद के वालिद से बहुत ज़्यादा यादें नहीं हैं, लेकिन अम्मी के साथ बहुत वक्त गुजरा हमारा। तो वालिदा की वफ़ात आज से 24 साल पहले हुई, सन 2000 में। लेकिन फिर अम्मी ने ही माँ और बाप बन के पाला हम दोनों भाइयों को। तो बचपन ज़रा सख्त है। और अब बहन है मेरी छोटी, ईद भी हमने कई साल नहीं मनाई। अच्छा। क्योंकि इसलिए नहीं मनाई कि वो घर में माहौल नहीं था। तो वालदा भी ज़ाहिर है दुखी थी, वालिद साहब का साया सर से उठ गया था। तो फिर बच्चन में आपको बड़ा होना पड़ता है और फिर वो तमाम मुश्किलात जो आप देखते हैं, वो माशी या माशरती हैं, वो आपको उसको फेस करना पड़ता है। तो लेकिन अम्मी ने तरबियत बड़ी सख्त की। अम्मी ने बचपन में 4-5 साल की उम्र जब मैं था तो शिकवा जवाब शिकवा सुनाया करती थी और कलाम इकबाल पढ़कर रोया करती थी। हमें समझ नहीं आती थी कि अम्मी रो क्यों रही हैं, क्योंकि हमें उस कलाम की तो इतना फहम नहीं था। बहुत बड़ी बात होती है वो क्योंकि जो मैसेज दिया ना अम्मी ने बेसिकली, वो चीज़ें ना खून के हर कतरे में सरायत कर गई हैं। जी। तो अब बचपन की बाहर ट्रेनिंग है, वालिदा ने ट्रेनिंग की और यादें हैं और तलखी से आपको समझ आती है चीज़ों की। और अगर आप सख्त वक्त देखते हैं बचपन में तो फिर आप आगे जाके आप जो है फिर आपको किसी चीज़ का इशू नहीं रहता। ठीक। तो वालिद का साया सर से उठ गया, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस थे, घर हमारा अपना था। फिर अम्मी ने स्कूल खोल लिया, प्राइवेट स्कूल उस वक्त। अच्छा। और स्कूल खोला क्योंकि ख़ुद बीएड थी। अम्मी ने लाहौर कॉलेज से बीए किया था 1960 में। तो फिर ऐसे ऐसे हालात बेहतर होने शुरू हो गए। लेकिन वक्त के साथ साथ बंदा फिर ज़ाहिर तरक्की करता है। मेहनत ज़िंदगी में बहुत की हम दोनों भाइयों ने, कारोबार भी डेवलप किया, पॉलिटिक्स डेवलप की। अम्मी ने 1985 में इलेक्शन लड़ा आज़ाद सीट पे MPA का, और लाहौर में मेरी वालदा पहली खातून थी जो इलेक्टेड MP हो गई। और 1985 में अम्मी फिर MP हो गई। हम उससे स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहे थे दोनों भाई MSF के प्लेटफॉर्म से। वो भी एक बड़ा सख्त दौर है हमारा। और पहले हम इस्लामी में तलबा में थे, फिर ज़ाहिर हम अलहदा हो गए और MSF में आ गए। तो मैं FC कॉलेज में था, FC कॉलेज से मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग चला गया UET। और भाई MA कॉलेज के गवर्नमेंट कॉलेज गए, गवर्नमेंट कॉलेज से एक्सपेल हुए। पॉलिटिक्स पढ़ने का नहीं ख्याल आया आपको? नहीं, पॉलिटिक्स जो है ना वो मेरे ख्याल में पढ़ी नहीं जाती, समझी जाती है। देखें, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क है। जी। और पॉलिटिक्स है क्या, इसकी भी डेफिनेशन मैं आगे जाके करूँगा। किसकी क्या है, आपने अपने अंदर एक चीज़ दाखिल करनी है कि पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स अगर तो शोहरत का नाम है, इंजॉय करना उसको, तो वो पॉलिटिक्स तो इस मुल्क के लिए बेकार है। आपने अपने वालिद के साथ तो उस तरह से वक्त भी नहीं गुजारा, तो ये सियासत क्या आपके खून में थी? हाँ जी, खून में थी।
अम्मी ने तरबियत की और बड़े भाई मुझसे 2.25 साल बड़े हैं, लेकिन उनकी शख्सियत का मेरे पर बहुत गहरा असर है। और तीसरी जिस शख्सियत ने मेरी तरबियत की वो शहबाज साहब है। शहबाज साहब ने मेरी बहुत तरबियत की। अच्छा। मेरा उनका 37-38 साल का साथ है, 98 36 साल हो गए हैं। और मैं 2008 में जब MPA हुआ तो फिर 2009 से मैं उनके साथ अटैच हो गया। और 2011 में जब डेंगू आउटब्रेक हुआ तो उसके बाद फिर मुझे वो हेल्थ में ले आए। तो 8-9-10 साल मेरी ट्रेनिंग उन्होंने बहुत सख्त की। जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है या एज ए पॉलिसी मेकर मैंने काम करना है, डिपार्टमेंट को रन कैसे करना है, ये सारा मैंने तकरीबन शहबाज शरीफ साहब से सीखा है। अच्छा, आपने कहा कि बचपन की यादें जो है वो तल्ख है, लेकिन फिर भी लड़कपन, कॉलेज का ज़माना, कुछ शरारतें याद हो? नहीं, शरारतें बहुत शरारती मैं बहुत हूँ, अभी भी बहुत शरारती हूँ। मैं मीटिंग के दौरान बात कह भी देता हूँ और इस तरीके से कहता हूँ कि ग्राह भी नहीं गुजरती। तो मज़ा ना हो अगर आप में हो तो वो तो ज़िंदगी बिल्कुल आपकी खुश्क हो जाती है ना। तो मजाक, दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा है मेरी, वो बिल्कुल है। लेकिन अब चूँकि टाइम बहुत कम मिलता है, इतना ये अपना ड्राई सब्जेक्ट है मेरे पास जो है ना, कि इस पर आपको काम करना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है, एजुकेट होना पड़ता है। आज सुबह हम एक वायरोलॉजी सब्जेक्ट है वायरस का, उस पर डिस्कशन कई PhD और कई जो हमारे प्रोफेसर उनके साथ कर रहा था। चूँकि मैं हर चीज़ को ना, जब कोई नई चीज़ आती है या उस पर मैं कई घंटे बैठ के खुद डिस्कशन करता हूँ। पहले तो मैं खुद एजुकेट होता हूँ ताकि मुझे उसके कम से कम जो बेसिस है वो मेरे इल्म में हो। तो सारा दिन काम करना पड़ता है, काम में मुझे खुशी बहुत होती है। और मेरी पार्टी की भी शफकत है कि उन्होंने मुझे हेल्थ में भेजा है, लेकिन मुझे शौक भी हेल्थ में काम करने का, क्योंकि हेल्थ के इतने इशूज़ हैं, लोगों के इतने ज़्यादा इशूज़ हैं, और मैं खुशी से काम करता हूँ। और रात को नींद बहुत सुकून से आती है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें कमाली होती हैं अल्लाह के घर, तो मज़ेदार ज़िंदगी है। अच्छा, एक माँ के लिए बाप के बगैर बेटियों को पालना तो शायद आसान होता हो, सुना है कि बेटों को पालना बड़ा मुश्किल है। तो आपकी तरबियत क्या आपकी वालिदा के लिए कोई चैलेंज थी? इस बारे में कुछ शेयर करें। अम्मी सख्त बहुत थी बेटा। अच्छा। मार के सीधा रखा उन्होंने हमें। कोई डांट याद है उनकी? बहुत डांट नहीं मारे याद है अम्मी की, और सारे इलाके को पता मार पड़ती थी हमें। कभी मार कभी फेंटी पड़ी जी, दोनों भाइयों की पड़ी, और वो हमारे लिए बड़ी अहम थी वो मार। वो अगर अम्मी हम पे सख्ती ना करती तो हम जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में तो हम किसी तरह भी जा सकते थे। जो हमने अपना किबला सीधा रखा और इतनी अरूज की पॉलिटिक्स करने के बाद, पॉलिटिक्स तालिब हमने बहुत किया 8-9 साल, प्रोविंशियल लेवल पे की, फिर पाकिस्तान लेवल पे की, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन को ऑर्गेनाइज़ किया। उसमें तो बिल्कुल नहीं थी जब हम लोग MS साहब में आए थे। तो अम्मी की सख्ती ने हमें ठीक रखा। अम्मी का पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस था। ये वजह थी कि मैं इंजीनियरिंग कर गया, भाई ने हमें पॉलिटिकल साइंस किया, तो वो तालीम बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरी वालिदा के लिए, और तरबियत बहुत इंपॉर्टेंट थी, और फ़लसफ़ा और नज़रिया बहुत इंपॉर्टेंट था। आपका अगर फ़लसफ़ा नज़रिया ठीक है तो फिर चीज़ें ठीक रहती हैं। आपने कौन सी इंजीनियरिंग की? मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। नहीं, मैं असल में इंजीनियरिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं था, वो बड़े भाई की ख्वाहिश थी। अच्छा। तो मुझे उन्होंने कहा कि नहीं आप इंजीनियरिंग, क्योंकि मैं वो खुद को नहीं कर सके थे, तो उन्होंने कहा नहीं आप इंजीनियरिंग करोगे। तो अम्मी और भाई का फिर इस हवाले से मैं भी आपकी बरादरी की हूँ। मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। ये देखिए, प्रोफेशनल डिग्री होना एक ऑनर की बात है जी। मुझे उस वक्त अंदाजा नहीं था कि इंजीनियरिंग का मुझे क्या फ़ायदा होगा, लेकिन आज जब मैं उन लोगों में बैठता हूँ जो खुद ज़ाहिर है कि पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो मैं कम से कम ये है कि एक प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हूँ, तो तालीम का फ़ायदा होता है। और तो इस डिग्री ने आपको क्या पॉलिटिक्स में भी फ़ायदा दिया? पॉलिटिक्स में फ़ायदा इस हद तक ज़रूर देते हैं कि आप जब बात करते हैं तो वो आपके अंदर जो एक आपकी तरबियत है या आपको जो बेसिक्स की विजन है, वो आपको तालीम का फ़र्क तो पड़ता है। एक तालीम याफ्ता शख्स में और एक जो तालीम याफ्ता शख्स नहीं है, उसके काम करने में भी कुछ ना कुछ फ़र्क तो होगा। जी। अब जैसे कहते हैं कि इंजीनियर्स जो हैं वो लॉजिकल होते हैं, और चूंकि ये एक साइंटिफिक डिग्री है, इंजीनियर को कहते हैं तो सियासत में भी कुछ साइंटिफिक आप मेथड्स यूज़ करते हैं। इंजीनियर कहते हैं कंप्लीट ड्रीम्स, तो ख्वाबों को पूरा करते हैं। अब हम ख्वाबों को ही पूरा कर रहे हैं। यूनिटी की मेरी बहुत ज़्यादा है यादें। मैंने वहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी की, और ऐसे दोस्त मुझे ज़िंदगी में मिले जो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। जुनेद जमशेद साहब मेरे क्लास फेलो थे, जुनेद भाई के साथ मेरा बहुत ताल्लुक था, तो वो भी ज़िंदगी का मेरा रंग है। 27 साल की दोस्ती है हम दोनों की, और 89 से हमारी दोस्ती शुरू हुई थी। और उस वक्त वो सिंगर थे, फिर वो ट्रांसफॉर्म हुए, फिर सारी जो उनकी लाइफ बदली उसका मैं पूरा गवाह हैं आप। एक चीज़ का गवाह हूँ। और उनकी शहादत से 4 दिन पहले भी हम इकट्ठे थे। तो ज़िंदगी में मुझे सीखने का बहुत मौका मिला, स्कॉलर्स के साथ बैठने का मौका मिला। उलमा कराम के पास बहुत बैठता हूँ, सुनता हूँ उनकी बातों को। प्रोफेसर से मुझे सीखने का बहुत मौका मिला। बेशुमार इंटरनेशनल पार्टनर्स जिनके साथ मैंने काम किया। 2014 साल से मैं 4 साल जो दूसरी जमात के थे, मुसलसल मैं कैबिनेट मेंबर हूँ। तो ज़ाहिर आप काम सीखते हैं, और ब्यूरोक्रेसी से मुझे सीखने का बहुत मौका मिला जी। और जो मेरी लीडरशिप थी या भाई थे उनसे सीखने का बहुत मौका मिला। एक जो पॉलिटिशियन है या ख़ास तौर पे जो MP MNA है या मिनिस्टर हैं,
उनको अपने सब्जेक्ट पर उनकी ग्रिप होनी बहुत ज़रूरी है। जी। क्योंकि जब आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं, ऐसे फोरम में बैठे हैं जहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और उनको पूरा अंदाज़ा है कि सब्जेक्ट क्या है, तो आपको कम से कम उसकी बेसिक पता होनी चाहिए। आपको बेसिक पता होगी तो आप आगे ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे जिसका फ़ायदा आम आदमी को जी, होगा। ऐसा ही। तो अगर हेल्थ की मुझे बेसिक नहीं पता कि प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे मैंने क्या करना है, टीचिंग लेवल पे क्या करना है, मेडिकल एजुकेशन में क्या करना है, फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं है, उसका लोगों को नुकसान होता है। अच्छा, आपने जुनैद जमशेद के बारे में भी जिक्र किया, तो उनके साथ आपको कोई अपनी यादें, जुनैद भाई की तो कोई खुशगवार याद वाक़या? भूल नहीं सकते ना, वो बंदा ही ऐसा खूबसूरत था। वो देखें, जो उनकी ज़ाहरी शख्सियत थी ना, कहीं उस बंदे का जो दिल था वो हसीन था। वो एक डाउन टू अर्थ आजिज़ आदमी थे, इसलिए मेरा उनके साथ गुजारा हुआ था। उनके साथ बहुत सी यादें हैं। हमने हज का सफ़र इकट्ठा किया 2009 में। अच्छा, हम हज पे इकट्ठे तो थे उन्होंने दोनों। आपको नहीं कहा कि चल छोड़ यार सियासत, तबलीग में आ जा? नहीं, मैं जाता था उनके साथ। अच्छा। मौलाना तारिक जी मीर साहब से जब मुलाकात हुई 97 या 6 में, तो मैं और जुनैद भाई इकट्ठे गए हुए थे। मैं मौलाना वहाब साहब को भी मिला हूँ जाके। एज सच मैंने बाकायदा, यानी वो जो 40 रोज़ा वो तो मैंने नहीं किया। अच्छा। लेकिन मैं जाता रहा हूँ जुनैद भाई के साथ वहाँ पे। और लेकिन हमारी चूँकि दोस्ती एक बहुत ज़ाती नौयत की दोस्ती थी और एक हमारा बड़ा साथ था आपस में, तो वो सारे जो उनकी लाइफ है वो मेरे सामने है, कि लाइफ का वाक़या मेरे सामने है। जैसे उन्होंने मुझे खुद सुनाया था कि वो एक वक्त था जब उनको अल्लाह ने मौका दिया और लंदन में जो वेम्बले हॉल था वहाँ पे उन्हें परफॉर्म किया। तो वो कहते हैं कि जिस कमरे में मैं रहा, उस कमरे में दुनिया के जो बहुत बड़े सिंगर्स थे वो रात गुजारते थे वहाँ पे। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उस कमरे के ना जगह जगह सजदा किया कि अल्लाह की ये जो ज़मीन है और अल्लाह ये जो कमरा है, बड़े बड़े सिंगर का ख्वाब है वहाँ पे गाना। हाँ जी। तो बेशुमार उनकी बातें हैं जो मेरे ज़हन में नक्श हैं। और हज में उन्होंने बड़ी मेरी खिदमत की। उनका एक ग्रुप था जिसके साथ मैं गया हुआ था, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, ये भी मैंने उनसे खुद सुनी बैठ के। माशाल्लाह। तो यादें तो दोस्तों की कोई साथ बात, होती हैं। कोई ऐसी याद जो लोगों को अमूमन नहीं पता, वो आप शेयर करना चाहेंगे? फिलंथ्रोपिस्ट थे बहुत बड़े वो। बेसिकली उनका बिजनेस फैल चुका था, लेकिन ख़ुद वो बहुत एक सादा शख्स थे। वो एक दोस्त हमारा है, अभी भी वो हयात है, हमारा दोस्त, छोटे भाइयों की तरह है, दस्तगीर। उसके घर में रहा करते थे, एक छोटे से कमरे में ज़मीन पे सोते थे। अच्छा। तो वो जो जितनी उनके हिस्से का शेयर था वो फिलंथ्रोपी करते थे दुनिया भर में। घर बनवाते थे, थर में कुएँ खुदवाते थे, वो इस किस्म का काम करते थे। और पैसे से उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी, गाड़ी बड़ी है, गाड़ी छोटी है, घड़ी अच्छी है, घड़ी अच्छी नहीं है, वो बंदा इस चीज़ से निकल चुका था। तो मेरा ख्याल लोग भी ज़िंदगी में वही इज़्ज़त कमाते हैं जो इन चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं। वो उनकी बहुत सी यादें हैं मेरे साथ, लेकिन मेरा ज़िंदगी का बहुत बड़ा नुकसान है उनका जाना। और मैं 1.5-2 साल बाद जब जाता हूँ, उनकी जो आखिरी आराम क्या है वो बनोरी टाउन में है, जो मौलाना तकी उस्मानी साहब का मदरसा है। जी। तो उस कब्रिस्तान में वली लोग हैं ज़्यादा, वहाँ आम लोग, सारे इबादत गुजार लोग वहाँ पे दफन है, और वहाँ पे जुनैद भाई उनकी तदफीन हुई भी है। अच्छा, शुरुआत में मुआशी तंगी भी देखी, फिर पढ़ाई लिखाई, और फिर वालदा के साथ एक तनो तनहा ज़िंदगी का सफ़र गुजारा, फिर पहले ख़ुद को बनाया और फिर सियासत को ज्वाइन किया। ये ख़ुद को बनाने का जो सफ़र था, ये कैसा था? ऐसा हम ना तनहा नहीं कह सकते। जो हमारे इलाके के बाज़ साथी थे वो हमारे साथ थे। तो एक चूँकि पॉलिटिकल घर था और वालिद साहब का चूँकि वाक़या बहुत बड़ा हो चुका था, तो एक लोगों की तादाद हमारे साथ वाबस्ता थी। और फिर जो आपने दूसरा सवाल किया ना, ये बड़ा मुश्किल सफ़र था, लेकिन मुझे इसलिए मुश्किल ज़्यादा पेश नहीं आई कि मेरे ऊपर वालदा भी थी और बड़ा भाई भी था। जी। तो अम्मी और मेरे बड़े भाई को बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ी। मेरे तक चीज़ें आती आती उनका असर कम हो जाता था। तो ये मुझे क्या कुछ बेनिफिट फेस था। करना पड़ा उन्हें? फेस तो बहुत कुछ करना पड़ता है, वो तो एक लंबा सफ़र है। जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हैं तो ज़ाहिर है आपको मुखालफिन का भी सामना करना पड़ता है। फिर जब आप कारोबार शुरू करते हैं तो आपको माशी मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। तो ज़िंदगी एक अरूज और ज़वाल का नाम है, उसमें जेलें भी हैं, उसमें टॉर्चर्स भी हैं, उसमें बहुत कुछ है ज़िंदगी में। कोई ऐसा दौर नहीं है जिसमें हमें सख्त वक्त नहीं देखा। जब भी अपोजिशन में हम आते हैं, हम दोनों भाई जेलों में भी गए हैं और फिर ज़ाहिर है कि मुश्किलात भी बर्दाश्त की है। वो कहते हैं ना, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। ये आपने ना बहुत बड़ा शेर बोल दिया। मैं एक बहुत छोटा शख्स हूँ। आज एक उलमा कॉन्फ्रेंस थी बादशाही मस्जिद में, जिसमें बाहर के मालिक से उलमा कराम आए हुए थे। तो मेरी आखिरी स्पीच थी, उलमा के सामने बोलना तो उनको सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है। लेकिन जो मैंने वहाँ पे बात कही ना, मैंने वहाँ पे उनको यही कही कि असल जो ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया है वो लोगों की खिदमत है, इंसानियत की। True.
और मुझे हेल्थ में जो मैंने सीखा, जो मुझे सीखने का मौका मिला हेल्थ में, और जिससे मेरी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर दिया कि अगर आप ज़िंदगी अपनी बजाय किसी के लिए गुजार लेना तो अल्लाह आपकी ज़िंदगी को खुद बेहतर कर सकता है। तो मेरे मसले अल्लाह हल करता रहता है, मेरे मसले कोई नहीं है। मेरी बड़ी पुरसकून लाइफ है, अल्लाह पाक का बहुत एहसान है मुझ पर, बेशुमार उसकी रहमत है। मैं सारा दिन काम जो है वो आवाम के लिए करता हूँ, लोगों के लिए करता हूँ। अमूमन देखते हैं कि तल्ख हालात से गुजरने के बाद लोगों के रवैये भी तल्ख हो जाते हैं, उनकी शख्सियत भी तल्ख हो जाती है। आपने मुश्किल वक्त काटा, आपने भी कई तलखियाँ देखी, लेकिन आपके रवैये में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी आपको देख रही थी, बहुत हम्बल हैं आप। पेशेंस होना चाहिए इंसान, हम्बल बहुत होना चाहिए। क्यों हम्बल नहीं होना इंसान ने? है क्या इंसान? इंसान की हकीकत क्या है? मट्टी। जी, जाना कहाँ पे है? मट्टी में। मट्टी में। तो फिर किस चीज़ पे हम अतरा रहे हैं? इतने बड़े अंबिया कराम, इतने बड़े पैगम्बर इस्लाम, हर दीन के मज़ाहिब के पैगम्बर, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स, बड़े बड़े रूलर्स किधर हैं आज? नाम किस चीज़ का रहेगा? नाम किस चीज़ का रहेगा? नाम अल्लाह आपके का रहेगा बस। अल्लाह का रहेगा और आपके अमल का रहेगा। ट्रू। जो आपके अमल हैं, अगर आज आप कष्ट काट लेंगे तो चंद सौ साल बाद भी अल्लाह आपके नाम को ज़िंदा कर। मुझे जुनेद भाई ने ये बात की, बहुत खूबसूरत फ़िक्रा था। उनका देखो 2008 में आप पार्लियामेंट के मेंबर हुए हो, पंजाब असम्बली के, कोशिश करना कि इंसाफ करो। और उन्होंने मुझे एक और नसीहत की, उन्होंने नसीहत मुझे की कि आप बाज़ का लोग आपको गलत काम कहेंगे, आप उनका काम कर दोगे तो लोग बज़ाहिर खुश हो रहे होंगे, लेकिन अल्लाह खुश नहीं हो रहा होगा। और बज़ाहिर आप ऐसे काम करोगे जो लोग पसंद नहीं करेंगे, आप उनको कहोगे यार ये मैंने काम नहीं करना, लेकिन अल्लाह दिलों को मुसख्खर कर हर देगा। किसी को राज़ी नहीं कर सकता बंदा। नहीं, आप असूलों को राज़ी करें। आप इस चीज़ से निकल जाए मैंने इलेक्शन जीतना या नहीं जीतना, ये अहम नहीं है। चंद दिन अच्छे जी लें वो सबसे बेहतर है, वरना कोई हाल नहीं है इस मुल्क का। शेर की एक दिन की ज़िंदगी। चले वो तो एक बहुत बड़े वॉरियर की बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी अच्छी गुजारनी चाहिए असूल के मुताबिक। जी। और मैं ये चीज़ अपने भाई से सीखी है और शहबाज साहब से मैंने सीखी है, और ये चीज़ मरियम बहन में भी है बहुत ज़्यादा कि मेरिट पे आप चलें, आप गलत काम को प्रमोट ना करें। कोई ज़रूरी नहीं हर काम जो आ रहा है आपने उसको करना है, आप पॉलिसी के मुताबिक देखें और इक्वालिटी पे रहें। उसके बगैर माशरा, बेइंसाफ़ी से माशरा नहीं चल सकता। जी, ऐसा ही है। बड़े भाई आपके, वो भी सियासत में, कैसी बॉन्डिंग थी उनके साथ बचपन में? भाई का मेरा 2 साल का फ़र्क है, लेकिन वो वालिद की हैसियत रखते हैं। मैं भाई का बहुत अदब करता हूँ। हालांकि घर में एक बिल्कुल डेमोक्रेटिक है, हम दोनों भाई इकट्ठे रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं हम। और भाई के 3 बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, समझे हमारे 7 बच्चे हैं। सारा सिस्टम इकट्ठा है हमारा। तो घर में भाई जो है ना वो सारों की राय लेते हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन की, मेरी मिसेज़ या भाभी, अच्छा। बच्चों की, हम ज़्यादा उन्हीं की सुनते हैं। अच्छा। और लेकिन फिर जहाँ भाई ने कहा हो कि नहीं यार ये करना, फिर उस पर कोई नहीं हिलता। तो घर में एक बहुत अच्छा माहौल है हमारा, बड़ी आइडियल लाइफ है हमारी माशा। लेकिन भाई की शख्सियत ने बहुत गहरा असर छोड़ा मुझ पर। भाई ना बेसिकली फ़ाइटर है, मैं इतना फ़ाइटर नहीं हूँ। अच्छा, उनके मिजाज में थोड़ी सी तलखी नज़र आती है। वो वक्त की वजह से तलखी है, अगर वो तलखी ना करते तो हालात ने खा जाना था हमें। एक को तलख होना था, तो वो फिर बड़े को तलख होना था, इसलिए वो तलख है। आपकी वालदा का मिजाज कैसा था? अम्मी बहुत सख्त थी, अम्मी बहुत सख्त थी। अम्मी तो खतरनाक हद तक सच बोलती थी। अच्छा। हाँ, वो बच्चों की जो बात है पूरे इलाकों को पता होता था कि बच्चों अच्छा। ने ये खराज, अम्मी ये कोई तो बात बहुत नहीं छुपाती खतरनाक थी। बात है। मेरा ख्याल है यही अच्छी बात है। मुझे उस वक्त अच्छा। लगता था कि नहीं, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि सच बात करें आप। झूठ ने तबाह कर दिया इस पूरे माशरे को। कोई शरारत, कोई आंख मचोली ऐसी जो इलाके में बात फैल गई हो फिर? नहीं, थोड़ा ज़ाहिर है कि अम्मी की सख्ती बहुत थी, तो इलाके में ऐसा शरारत तो नहीं थी, लेकिन ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैं दरून शहर के साथ। अच्छा। थड़ों पे बैठना और क्रिकेट खेलना गलियों में, वो बिल्कुल जिस तरह बच्चे बाकी करते हैं। लेकिन घर में थोड़ी इन्फादियत ज़रूर थी कि वालिद का जो वाक़या था वो इतना बड़ा वाक़या था कि अहले इलाका ज़ाहिर है कि जानता था। और फिर अम्मी ने जब 85 में इलेक्शन लड़ा तो लोगों ने बड़ी मेहरबानी की, मेरे वालिद के नाम पे अम्मी को वोट दिया। किसी खातून का 1985 में मर्दों के मुकाबले इलेक्शन जीतना ये एक मुश्किल काम था। आज के दौर में जब एक मीडिया का दौर है और ख़वातीन, ज़ाहिर है कि अब अल्लाह पाक का एहसान है कि शऊर आ गया, लेकिन 1985 में एक मुश्किल काम था। तो अम्मी ने बड़े हौसले के साथ इलेक्शन लड़ा, और वो हमारे लिए बड़ी एक बेहतर दिन इस हवाले से था कि एक बहुत अरसे बाद वालदा इलेक्शन जीती थी। और ज़ाहिर है कि जितना माशी स्टेबल आज हमें, उतने माशी स्टेबल भी नहीं थे, तो लोगों ने बड़ा साथ दिया। लोग अच्छा, अम्मी देखते तो हैं चीज़ों आपकी को। बहुत सख्त थी, तो फिर आप ख़त किससे लिखवाते थे? ख़त कौन से? कोई ख़त लिखे हों आपने, या आप दूसरों के लिखते थे? नहीं, ख़त ऐसे ख़त जो है ना, मैं जब मैं अब गिरफ़्तार हुआ ये 2018 में, तो मैंने कुछ सफ़े तहरीर किए थे। मैं जब अच्छा। नैब में, दोनों भाई हम गिरफ़्तार रहे को 2.25 साल, जो पिछला दौर था।
बड़े मियाँ साहब भी मैं तो गिरफ्तार कुछ थे। और सफ़ों की बात कर रही थी, आप शायद मैं उधर आना सियासी नहीं चाह रहा सफ़ों पे था आ क्योंकि गए। वो सफ़े मेरी ज़िंदगी में गुजरे नहीं वो। अच्छा हाँ, वो मेरी ज़िंदगी उधर है नहीं, इसलिए मैं उन सफ़ों की बात करूँगा अच्छा, तो जो ये सफ़े मैंने कागज़ लिखे यानी हैं। कोरा रह गया। ये कोरा ही है और अल्लाह का बहुत एहसान है, मेरी बड़ी हैप्पी लाइफ है जी। शादी अरेंज मैरिज शादी प्योरली अरेंज मैरिज, किसने करवाई? अम्मी के हुक्म ने। अच्छा, मेरी ज़रूरत नहीं थी अम्मी के सामने बोलने की। पसंद आ गई थी? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, बहुत हमारी अच्छी लाइफ है। बुरे तरीन वक्त में भी मेरी मिसेज़ ने मेरा साथ दिया है। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। बड़ा बेटा जो वो LLM है लंदन से, अच्छा वो बड़े भाई के साथ बिजनेस कर रहा है। उसकी 24 साल एज है, फिर 14 साल का 10 साल का फ़र्क है। अच्छा वो बच्चा हाफ़िज़ कुरान भी है और माशाल्लाह बहुत अच्छा अपनी पढ़ाई में। और फिर ट्विन है मेरे बेटे और बेटी। अच्छा, 9 साल माशाल्लाह। की। हाँ जी, अल्लाह का बहुत एहसान है। 3 उनका बेटे हैं। सियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं? एक बच्चे में है लेकिन ना आए तो बेहतर है। अच्छा, हाँ ऐसा क्यों? बस आपकी कुछ तो एक विरासत वाली इसमें है एक चीज़। ये ना बड़ा लंबा सब्जेक्ट है, इसे फिर कभी बात करेंगे। पॉलिटिक्स भी ना वक्त के साथ साथ उसमें बेहतरी के बजाय ना ख़राबी आई है ज़्यादा। एक जो लोगों में तकरीम और इज़्ज़त थी ना, उसमें बहुत, उसके मल्टी रीज़न है, लेकिन वो एक जो है कि अच्छा और बुरा सारी एक ही जगह पे खड़े हैं, जी उसकी तो कम से कम फ़र्क करना चाहिए ना। अगर कोई बंदा बेहतर है, ऑनेस्टी से काम कर रहा है और एक बंदा ऑनेस्टी से काम नहीं कर रहा, दोनों में फ़र्क होना चाहिए जो भी जी। है। और किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक है, हमारी मुखालिफ जमात से ताल्लुक है या हमारी जमात से ताल्लुक है या किसी और जमात से ताल्लुक है, तो इस बुनियाद पे कि सारे लोग गलत हैं, सारे तो गलत नहीं है इस मुल्क में। यहाँ पे ज़्यादा लोग बेहतर हैं, वो पॉलिटिक्स में हैं, ब्यूरोक्रेसी में बड़े ऑनेस्ट लोग हैं, जजेस में बहुत ऑनेस्ट लोग हैं, बिजनेसमैन बड़े बड़े ऑनेस्ट और बेहतर हैं। मोहल्लों गलियों में, मैं शहरों में फिरने वाला शख्स हूँ, देखने वाला शख्स हूँ। आप गली मोहल्लों की मिसाल लें, बड़े बड़े रिज़्क़ हलाल कमाने वाले लोग हैं। जी। तो माशरे में हमने ये जो बना लिया कि माशरे में ज़्यादा लोग बेहतर हैं, चंद लोग हैं जो बेहतर नहीं हैं। और जो बेहतर नहीं है उनको उनकी असर कम करने के लिए जो बेहतर लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा। डेफिनेटली। हम जब कहेंगे कि MNA MPA या पॉलिटिशियन काम नहीं करता, तो भाई आप कमेंट ना करें ना, आप आए इलेक्शन प्रोसेस में आए, हाँ सुबह से रात तक काम करें ना आके। हम ये मुमकिन नहीं है कि आप दरिया के अंदर कोई अगर तैराकी कर रहा है या डूब रहा है तो आप बाहर से उसको कमेंट करें, आप अंदर आए साथ। बिल्कुल। तो ये मुल्क के लिए करना पड़ता है, आपको टाइम निकालना पड़ता है। आपके सियासी सफ़र का आगाज़ कहाँ से होता है? बचपन से अब्बू की शहादत के बाद सियासी सफ़र का आगाज़ हो गया था, लेकिन जो प्रैक्टिकल प्रॉपर हुआ है वो तो फिर जब मैं FC कॉलेज गया हूँ और स्टूडेंट पॉलिटिक्स शुरू की है, और ये 1982 है। 1982 में किया, मैं मैट्रिक किया था और FC कॉलेज में था दोनों भाइयों ने। और फिर 91 में मैं मुस्लिम लीग का अहदेदार हुआ, शहबाज साहब का जो हल्का था उसका जनरल सेक्रेटरी बना। और 98 में मैं काउंसलर हो गया लाहौर का और कायदेवान हो गया। ख्वाजा खान साहब मेयर थे और मैं लीडर ऑफ द हाउस था। तो फिर वो सफ़र चलता रहा। 2008 में MP हुआ, 2013 में हुआ, 2018 में हुआ, फिर 2024 में हुआ। तो मेरा ये चौथा टर्नओवर है। स्टूडेंट यूनियंस तो अब ख़त्म हो गई हैं, आपको लगता है कि ये फिर से होना चाहिए ये अमल? बेटा ये बड़ा ना एक स्टूडेंट यूनियंस एक खास बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो स्टूडेंट यूनियन से स्टूडेंट निकले। यूनियंस ने खास लिमिट में हो तो बेहतर है। अच्छा उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना। वो लिमिट जब क्रॉस होती है ना तो उससे ब्लड शेड बहुत होता है। बहुत बड़े नाम हैं, जुवेद हाशमी साहब हैं, भाई का नाम है, रियाज फतेहाना साहब हैं, तहरीक इंसाफ में है, वो MNA है। ऐसे बेशुमार लोग हैं जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगे आए हैं। लेकिन जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में दुश्मनी शुरू हो जाए और तालीमी अदारे जो हैं उनको होस्टेज करने की कोशिश की जाए, तो वो पॉलिटिक्स तो नहीं होनी चाहिए। जी स्टूडेंट काउंसिल होनी चाहिए, ड्रामेटिक भी होनी चाहिए, पोइट्री भी होनी चाहिए, उसमें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, लेकिन उसमें जो लड़ाई झगड़ा है ना वो नहीं होना चाहिए। जी क्योंकि मैंने अपनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कई लोगों को अपने सामने अल्लाह के पास जाते देखा है, तो वो बड़ा एक अजीब दौर था जो हमने देखा। उस दौर को वो नहीं दोबारा होना अब चाहिए। इस दौर में आप इसकी क्या अहमियत देखते हैं, क्योंकि लीडरशिप का बड़ा फुकदान है? हाँ जी, बच्चों को बिल्कुल आना चाहिए, स्टूडेंट काउंसिल होनी चाहिए, इलेक्शन उनके होने चाहिए, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि उसमें ना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, उसमें असले का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उसमें बच्चे हों, वो यूनियंस बिल्कुल हों, लेकिन वो फिर एक जो नसाबी और गैर नसाबी सरगर्मी अदारों के लिए वो करें। जी तो उस पर अगर कोई कंसेंसस हो जाए पॉलिटिकल पार्टी का तो फिर मुनासिब है, वरना तो बच्चों का जो बेसिक टारगेट है वो तो पढ़ाई है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क को जो एक ज़ाहिर है कि मईशत के हवाले से मजबूत मुल्क नहीं है, तो हमारे पास तो हमारे बच्चे ही हैं, ये यूथ ही है जिसने पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, चार्टर अकाउंटेंट बनना है या और किसी फील्ड में जाना है। जी
तो जितना हमारा ह्यूमन रिसोर्स उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, वो जितना एजुकेटेड होगा उतना ही हमारे लिए बेहतर है। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम्स के हवाले से, तो वो ज़्यादातर सियासी गुफ्तगू कर रही होती हैं। जैसे कि अभी आपने भी बात की कि स्टूडेंट्स के लिए जो है वो करिकुलम एक्टिविटीज़ और इस तरह का माहौल जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि सियासी गुफ्तगू कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में पॉलिटिकल पार्शल करेगी उनकी थॉट्स को? हमारी जमात में जो एक कंसेंसस है सारे सीनियर लोगों का, वो और जो हमें इमरान खान साहब से हमारा इख्तलाफ है, सियासी इख्तलाफ तो आपका कई जमातों से हो सकता है, जो इत्तेहादी हैं उनसे भी हो सकता है, लेकिन जो नफ़रत भर दिया ना यूथ में जी, और जो झूठ को इंजेक्ट कर दिया है, उसको उसके असर को ज़ायल करने के लिए आपको सच बताना ज़रूरी है। सो आप देखेंगे मरियम नवाज़ साहबा जितना यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हैं, बच्चों में घुल मिल रही हैं, उतना बेहतर हो रहा है, वो तासुर ख़त्म हो रहा है। और जिस तरह वो काम कर रही हैं, मैंने शहबाज साहब के साथ बहुत तवील अरसा काम किया है, और ये बात मैंने चीफ मिनिस्टर साहबा को कही थी कि मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप इतनी जहानत से काम करेंगी। और जिस तरह वो हर महकमे में ग्रिप के साथ काम कर रही हैं, एक तो वो ज़हीन खातून है, कैबिनेट में ज़ाहिर है कि हम देख रहे होते हैं, कैबिनेट में अपनी राय भी देता हूँ, बरमला राय देता हूँ अपनी, तो वो एक बहुत ही एक प्रोफेशनल तरीके से चला रही हैं सूबे पंजाब को। कई ऐसी चीज़ें जो पहली दफ़ा शुरू की गई हैं, कई ऐसी चीज़ें जो अपने वालिद को वो ज़रा उनको फॉलो कर रही हैं, कई वो अपने चचा को फॉलो कर रही हैं, और टीम उनकी बहुत अच्छी है। कैबिनेट में बड़े मेहनती लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी उन्होंने बिल्कुल मेरिट पे लगाई है। तो आप देखिएगा कि इंशाल्लाह हर 3-4-6 माह बाद पंजाब की सूरत बेहतर होगी। सफाई पे जैसे आप देखें कभी पंजाब पे या किसी पाकिस्तान की जगह पे काम ही नहीं किया गया, पहली दफ़ा इलाकों, गलियों, मोहल्लों में, कस्बों में, देहातों पे सफाई पे काम किया जा रहा है। साफ़ होना माशरे के लिए इंतहाई ज़रूरी है। दुनिया के जब हम बाहर के मालिक में जाते हैं, अच्छा, दीगर इलाकों के अवाम शिकवा भी करते हैं कि पंजाब का मतलब लाहौर ही क्यों होता है नहीं, इन प्रोग्राम्स में? आप मुझसे कोई डिस्ट्रिक्ट पूछें, कोई डिवीजन पूछें हेल्थ के हवाले से, मैं आपको बताऊंगा कि लाहौर से ज़्यादा बाहर हमने काम किया। आप साउथ ऑफ पंजाब पे आ जाएं, ये सवाल मुझसे किया जाता है। हमारा सिर्फ कम मायगी है कि हमने प्रोपोगेट नहीं किया बहुत ज़्यादा चीज़ों को। तो अटक से रहीम यार खां तक कोई एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे काम नहीं किया गया। आबादी कम या ज़्यादा हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। लाहौर चूँकि मेन शहर है, आबादी बहुत ज़्यादा है, और मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे है, लेकिन हमने अपने दौर में गुजरांवाला में बनाया कॉलेज, सियालकोट में बनाया, साहिवाला बनाया, डेरा गाजी में बनाया, अब नारोवाल बन रहा है हमारा, भावनगर बन रहा है, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, नए अस्पताल बनाए। तो ये तो आप आबादी के लिहाज से सबको बराबर पैसे देते हैं। ये तो कतन बिल्कुल ये गलत इंप्रेशन है कि लाहौर में ही काम होता है। कोई पंजाब का ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे शहबाज साहब के दौर में या मरियम नवाज़ साहबा के दौर में काम नहीं हो रहा है। नए अस्पताल भी बन रहे हैं। सरगोदा हमने कार्डिक इंस्टीट्यूट शुरू किया है, रहीम यार खां में हमने ऑपरेट करना शुरू कर दिया है, सर्जरी शुरू कर दिया है, साहिवाल में मुकम्मल हो रहा है कार्डिक इंस्टीट्यूट जो है। तो बेशुमार जगह पे काम हो रहा है। तो ये बिल्कुल तासुर गलत है कि हमने सिर्फ लाहौर में काम किया। हमने सिर्फ लाहौर में काम किया तो फिर बाहर के लोग हमारे इलेक्ट कैसे होते? तो आप तो फिर पूरे सूबे का काम करते हैं, कोई पूरे सूबा के वज़ीर आला। सिंध भी आगे जा रहा है सेहत की सहूलियात में, सिंध अच्छा काम कर रहा है। मैं तो एक देखें प्रोफेशनल आदमी हूँ, आप मुझसे कहेंगे, मैं कहूँगा शौक खानम भी अच्छा काम कर रहा है। हेल्थ के शोबे में आपको बेजा किसी के ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए, अपने काम को बेहतर करना चाहिए। जी, मुझे मुझे खुशी है सिंध बेहतर हो, मुझे खुशी है KP के बेहतर हो, बलोचिस्तान बेहतर हो, क्योंकि खुशी इसलिए कोई इंसान बेहतर हो रहा है। तो इन चीज़ों से मावरों के काम करना चाहिए। आप मेहनत से काम करें, सर नीचे करके काम करें, अल्लाह आपके साथ है। तो हम अपना काम कर रहे हैं जिस तक हो सके। हमें बिल्कुल, हम वी आर कॉन्फिडेंट कि आने वाले महीनों में वक्त के साथ हेल्थ इंप्रूव करेगी। हम बेशुमार काम कर रहे हैं, बेशुमार प्रोग्राम्स हैं चीफ मिनिस्टर साहब के जो हम लेकर, डायलिसिस पे भी हम प्रोग्राम लाए हैं, कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज़ एक बच्चों के दिल में सुराख है, कार्डिक सर्जरी पे काम कर रहे हैं, लीवर किडनी ट्रांसप्लांट पे काम कर रहे हैं। तो वो तो आप जो पूछ जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊँगा कि हम क्या कर रहे हैं, मेडिकल एजुकेशन में क्या कर रहे हैं, अस्पताल की मैनेजमेंट में क्या कर रहे हैं। हेल्थ के हवाले से तो आप काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, तो पंजाब जो है वो कब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीट करना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक तो आबादी जो ग्रोथ है वो हमारी दुनिया में बहुत ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, जो बजट अवेलेबल है हमारे पास, बजट से मुराद सारा जो बजट है जितना भी बनता है वफाकी और सूबाई, उसमें जो मेन बजट हर सूबा, और मैं सब पार्टियों की बात कर रहा हूँ, कम या ज़्यादा जितना भी देते हैं हेल्थ को, बाहर तो हमारे मुकाबले से 100 गुना बजट है। और फिर जो देखें रोड एक्सीडेंट्स हैं, हमारा हेल्थ वालों के पास पेशेंट आना है ना, रोड एक्सीडेंट हुआ, ऑर्थो का इशू हुआ, ट्रॉमा का इशू हुआ, पेशेंट ज़ारा आ गए। खुदा ना खास्ता कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, पेशेंट हमारे पास आ गए। अगर लीवर फारग है या किडनी का इशू है, वो हम तो एंड पे हैं। तो बेसिकली प्रिवेंटिव को बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा जो लोड है पेशेंट्स का,
वो अगर आप कहें कि इसको कभी भी पाकिस्तान मीट विद कर सकेगा तो मेरा ख्याल मुश्किल है। और ये एज ए मैं पॉलिसी मेकर प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ, एज ए पॉलिटिशियन बात नहीं कर रहा, क्योंकि पॉलिसी मेकर को सच की बुनियाद पे अपनी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो आप झूठ की बुनियाद पे नहीं काम कर सकते कि जी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप इम्प्रूव करेंगे, मिनिमम स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी जो है ना उस पर हम आएंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो उस वक्त हो सकता है जब अटेंडेंट एक के साथ एक हो, जब पेशेंट्स पर बेड हो, एक बेड पे जब 2 या 3 पेशेंट्स आएंगे और लोग कहते हैं जी क्यों आते हैं 2 या 3, तो हम कहते हैं जी हम किसी को ना कर सकते हैं। यानी इमरजेंसी में किसी को कार्डिक है, उसका अरेस्ट हुआ हुआ है या उसको हार्ट अटैक हुआ हुआ है, तो आप कहें जी मेरे बेड पूरे हो गए, ये किस तरह कह सकते हैं आप? आपको व्हील चेयर में भी उसको लेना है, आपको उसको बेंच पे उसको ट्रीटमेंट देना है। तो नए अस्पताल बन रहे हैं, लेकिन कितने ज़्यादा बनेंगे, आबादी भी उस हिसाब से, फिर जो ग्रोथ है बच्चों की, और जो मुझे आज सुबह फिक्र बता रहा था कि 6 से 7 मिलियन हर साल पाकिस्तान में बच्चों की पैदाइश। आप मुझे बताएं जब इस मुल्क में 60-70 लाख, तो फिर ख़वातीन जो है उनकी भी अमवात की शरह भी होगी, बच्चों की अमवात की शरह भी होगी। तो हमें ग्रास रूट से चीज़ों को पकड़ना पड़ना है। तो प्रिवेंटिव से इसको बेहतर करना पड़ना है, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मेरा शुभ क्या कुछ काम किए जा रहे हैं, क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली जो बजट हमने हैवी मशीनरी पे लगाना है, अद्वियात पे लगाना है, बाकी सहूलियात पे लगाना है, वही अगर हम वेलबींग पे लगा लें, अवेयरनेस पे लगा लें। एक तो देखें करिकुलम बच्चों पे हम काम कर रहे हैं कि बच्चों को स्कूल और कॉलेज की सतह पर ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो बचपन से एक सेहतमंद माशरे के लिए काम कर सकें। दूसरा, अभी कैबिनेट में चीफ मिनिस्टर साहब ने एक फैसला किया है जिस पे ज़्यादा इम्प्लीमेंट वक्त के साथ होगा कि मोटरसाइकिल की रफ्तार को कम करें, क्योंकि ज़्यादातर एक्सीडेंट्स जो है मोटरसाइकिल पे हो रहे हैं। बसों के जो हैं या ट्रालर्स जो हैं या ट्रक्स जो हैं, उनके एक्सीडेंट्स को कम से कम किया जा सके, जिस पे हमने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनाई है, जिस पे काम जिसने शुरू कर दिया है। तो आपको माशरे में जैसे फूड अथॉरिटी है, वो जो मिलावट वाली है ग़िज़ा, उसको ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। तो हेपेटाइटिस पे भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनके साथ काम कर रही है। तो हमें जितनी भी बीमारियां हैं पाकिस्तान में, ओवरऑल पंजाब है या कोई भी सूबा है, उसको हमें मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जिस रफ्तार से वो बीमारी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, कोई सूबा कोई पोलिटिकल पार्टी उसको मीट विद नहीं कर सकती जी। और ये एक मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं एज ए मिनिस्टर नहीं कह रहा, एज ए मैं एक प्रोफेशनल बंदा कह रहा हूँ जो 14 साल से ये काम कर रहा है। ठीक। तो सर आपकी कोलैबोरेशन है बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी, इमरजेंसी के इदारों के साथ, फिर एयर एम्बुलेंस के हवाले से जो नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है? मेरे पास दूसरा जो पोर्टफोलियो है वो इमरजेंसी सर्विसेज है, उसमें रेस्क्यू 112 की जितने भी हम काम कर रहे हैं वो भी महकमा मेरे पास है। तो वज़ीर आला साहबा ने आते ही डायरेक्शन दी थी कि आप एयर एम्बुलेंस शुरू करें। तो जब उन्होंने हमें कहा तो हमें भी थोड़ा सा ये लगता था कि कहाँ से शुरू करें, लेकिन अगर इरादा मुसम्मिम हो, पक्का हो, तो फिर आपको सीएम ने कहा कि मुझे चाहिए। तो हमारे पास 3 प्लेन्स हैं जो हम एयरफोर्स का एक अदारा है ईगल फाउंडेशन, उसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। तो हम इस वक्त मियांवाली और बहावल नगर को दे रहे हैं और उसके बाद भक्कर जा रहे हैं। हमने वो एरिया चुना है जहाँ से जो एम्बुलेंस का सफ़र है वो 4 से 5 घंटे या किसी अच्छे अस्पताल का, वो शहर जहाँ पे घंटा, आधे घंटे, 2 घंटे पे आप पहुँच जाते हैं, तो वो नहीं। डिवीजनल हेडक्वार्टर पे तो हमारे टीचिंग अस्पताल मौजूद है। सो अब तक हम कोई 58 पेशेंट्स शिफ्ट कर चुके हैं। अच्छा। बल्कि अभी पारा चनार का जब इशू हुआ था तो उसमें भी हमें वज़ीर आला साहब ने डायरेक्शन दी थी। तो उसमें ख्वाजा इमरान साहब का जो महकमा प्राइम मिनिस्टर कैंडी, उन्होंने अदविया दी थी, तो प्लेन हमने अपना यूज़ किया था। हमने 2 वहाँ पे पहुँचाई थी जो कंसाइनमेंट थी, फिर उसके बाद वहाँ पे हालात बेहतर होना शुरू हो गए। तो एयर एम्बुलेंस हमने शुरू किया, इंशाल्लाह बाकी सूबे इसको फॉलो करेंगे। रेस्क्यू देखें 112 जो है ना, ये बड़ा प्राइड अदारा है पंजाब का, और ये बेसिकली जो हमारी अकेडमी है वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि तमाम सूबों को ट्रेंड कर रही है। हमारे पास सिंध के भी बच्चे आते हैं, बलोचिस्तान के भी आते हैं, KP के भी आते हैं, गिलगित के भी आते हैं, कश्मीर के भी आते हैं। हमने अभी नया एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं इंशाल्लाह चंद दिनों में। हम पूरी जो हमारी मोटरवे है फ्रॉम अटक से रहीम यार खां, उस पर एम्बुलेंस सर्विस ला रहे हैं प्रॉपर। खुदा ना खासा हादसे की सूरत में वहाँ पे रेस्क्यू 122 की एम्बुलेंस वो अवेलेबल होगी। और फिर हमने यूनिवर्सिटियों में बेसिक लाइफ सेविंग जो है ना वो कोर्स शुरू करवाया, अपनी लाहौर यूनिवर्सिटी से उसको शुरू किया। और हमारी टारगेट है कि आइंदा आने वाले 2-3 सालों में पंजाब के जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं वहाँ पे बच्चे और बच्चियों जो हैं उनको कम से कम जो बेसिक लाइफ, अगर हार्ट अटैक होता है तो आपने CPR कैसे करना है, तो वो उसको वेल इक्विप आपको अपने ह्यूमन रिसोर्स को करना चाहिए। तो रोड्स पर भी इसकी कोई स्पेसिफिक इसके लिए कोई प्रोजेक्ट किया जाएगा? मोटरवेज पर देखिए, मोटरवेज तो 76 एम्बुलेंसेज हम दे रहे हैं लाहौर, सियालकोट पे और अटक रहीम यार खां। लेकिन जो अपने स्टेशन हैं हम तहसील से भी उसको आगे एडवांस ले जा रहे हैं। मतलब हम उस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं कि अभी हम 30-40 किलोमीटर हमारी एम्बुलेंस मौजूद है, तो उससे उसको अब और मिनिमम कम कर रहे हैं। हमारी मोटरसाइकिल सर्विस भी चल रही है, वो भी बहुत बेहतर काम कर रही है। फिर मेरे पास एक और अथॉरिटी है जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो सैलाब को डील करती है। अब मैं आपको कहूँ मरी के जैसे मैं बात बताता हूँ। मरी में आपको पता है कि 2 साल पहले एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था।
तो इस साल बड़ी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वहाँ भरपूर तैयारी है। हमें ट्रैफिक काउंटडाउन का पता है, हमें ये भी पता है कि आज़ाद कश्मीर से या KPK से या पंजाब से कितनी गाड़ियों को आने देना है, कितनी गाड़ियों को नहीं आने देना। हमारे 13 इमरजेंसी सेंटर्स हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे। खुदा न खास अगर किसी का बर्फ़बारी होती है, गाड़ी फंसती है, तो उसको फौरी रेस्क्यू किया जाएगा। और जो सारा इक्विपमेंट्स हैं, जो ज़रूरी सामान है, वो वहाँ पे फ्राहम किया गया है और 24 घंटे उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। चौथा एक और मेरे पास फोरम है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम है जिसको हम बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता, वो लॉ एंड ऑर्डर कैबिनेट कमेटी है। पोर्टफोलियो जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा के पास है, वज़ीर साहबा के पास पोर्टफोलियो है, एज ए वजारत जो है वो उनके पास है। लेकिन हमारी जो कैबिनेट कमेटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो लॉ और ऑर्डर के इशू हैं वो आते हैं। जेल रिफॉर्म्स पर भी आप काम कर रहे हैं? मैं हाँ, जेल रिफॉर्म्स पर भी काम कर रहा हूँ। मेरे साथ 4 ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं। मियाँ मुस्तफ़ा शौर रहमान साहब हैं, उसमें आशिक किरबानी साहब हैं, बिलाल अकबर साहब और चोई शाफे साहब हैं, और IG साहब और होम सेक्रेटरी साहब उसके मेंबर हैं, IG जेल उसके मेंबर हैं, और CTD और स्पेशल ब्रांच IB और दीगर एजेंसीज हम उसमें काम करते हैं। बेसिकली जो क्रिकेट मैचेस का है सारा इंतज़ाम, मुहर्रम हराम का इंतज़ाम है, ईद मिलाद का, उर्स मुबारक का, रेंजर को तलब करना, या लॉ एंड ऑर्डर के जो मसले हैं, या बॉर्डरिंग साइड पे आपको कहीं चौकी को इस्टेब्लिश करना है या कोई अलाउंस देना है, तो वो सारी चीज़ें वहीं डिस्कस हम करते हैं। उनमें कई चीज़ें ज़ाहिर है कि सेंसिटिव भी होती हैं, तो उसके बाद फिर फैसला किया जाता है, समरी फिर हम CM साहबा को भेजते हैं। तो वो भी एक बड़ा अहम फोरम है जिस पे हम काम कर रहे हैं। और अमन व अमान के हवाले से उलमा के साथ रब्ता करना, अगर मुहर्रम हराम है तो अहले तशरीह स्कूल ऑफ थॉट के साथ रब्ता हो, किसी जगह को वाक़या होता है तो वहाँ पे उलमा कराम को, जो हर मसले का उलमा कराम है, उसको एक्टिवेट करना, ताकि खुदा ना खासा, जैसे इसी मुहर्रम में मियाँ वाली में बहुत ज़्यादा ख़तरा पैदा हो गया था, ये पीछा जो मुहर्रम गुजरा है, और DC और DPO को हमने पूरा सपोर्ट किया। फिर रात को IG साहब और होम सेक्रेटरी साहब को भेजा गया, और दोनों तरफ के उलमा कराम थे, उन्होंने बड़ा वाइटल रोल अदा किया, और एक बहुत बड़ा वाक़या था जिससे हम लोग बच गए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी है आपका। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, और फिर हम देख रहे हैं कि सर्दियों में भी जंगलात में आग लग रही है। तो ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या कुछ इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, जंगलात में आग है ना, वो आप बिल्कुल दुरुस्त साहब ने कहा कि पिछले कोई 2 साल से ना बहुत ज़्यादा उसके वाक़यात हो गए हैं। तो अब हम सारी हमने उसका सर्वे किया है, उसके लिए अमला मज़ीद हमने भर्ती किया है, और खुदा न खासा किसी आग की सूरत में हमने सिस्टम वज़ा किया है कि फ़ौरी तौर पे हमें इतला दी जाए। उसमें हमने डिपार्टमेंट्स को भी इन्वॉल्व किया है, उसमें हमने पुलिस को भी इन्वॉल्व किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व किया है। और जंगलात की आग जो है वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, जैसे रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, जंगलात की आग भी बढ़ रही है। तो बराह रास्त क्लाइमेट चेंज पे ज़रा मेरा वो नहीं है, वो महकमा माहौलियात का है, लेकिन क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान में बड़ा गहरा असर है। आप देखें कि अगर बारिश नहीं होती तो उसका फसल पे असर आएगा, अगर गर्मी देर से आती है उसका फसल पे असर आएगा। तो पंजाब बेसिकली एग्रीकल्चर बेस सूबा है, तो इसका और पानी का पिघलना, ग्लेशियर्स का पिघलना, पानी का ज़्यादा आना, हमारे पास जो PDMA में सॉफ्टवेयर है वो बहुत एक जदीद सॉफ्टवेयर है हमारे पास, जो महकमा मौसमियात के साथ मिलकर हम कर रहे हैं। उसमें अगर दराय सिंध में सपोज 5 लाख क्यूसिक पानी आता है, तो उस 5 लाख क्यूसिक पानी का किस गाँव में उसने जाना है वो हमें पहले पता है कि अगर डैम से पानी हमने 5 लाख क्यूसिक दिया है तो उसने 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद जिस जगह पहुंचना है वो हमारे इलामे है। और उस एरिया पे आके उस पानी ने किसको डिस्टर्ब करना है, स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, प्राइवेट घर है। तो वो एक अर्ली अलर्ट सिस्टम है जिसकी वजह से खुदा न खास्ता आप किसी जानी नुकसान से ना बच जाते हैं। फिर हम एक और भी उसमें काम करते हैं, जो दरियाओं के कटाव की वजह से लोगों की ज़मीनें मट्टी गिरनी शुरू हो जाती है और वो कटाव होना शुरू हो जाता है, सरकारी इमारत आ जाती हैं, वो भी हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसमें डिप्टी कमिश्नर अपना केस उसमें प्रेजेंट करते हैं, उसमें इरिगेशन उसकी थर्ड पार्टी करता है, और उसके बाद फिर हम उसमें फैसला करते हैं। तो एक फोरम बनाए हुए हैं वज़ीर आला साहबा ने, हर फोरम पे आप बैठ के डिस्कस करते हैं, क्योंकि जितना लोड है चीफ मिनिस्टर पे पूरे पंजाब का, तो उनको अपने ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं कि वो चीज़ें फिल्टर होकर उनके पास आएँ, और उसमें वो फिर फैसला करने में उनको आसानी हो कि क्या करना और क्या नहीं करना। तो हम प्रायोरिटी का तयन कर देते हैं, फैसला विद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। थोड़ी सी अब मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू कर लेते हैं, क्विकली हम इस पर बात करेंगे। 190 मिलियन पाउंड्स केस का जो फैसला आया है, क्या समझते हैं इसके हवाले से? किसी को सज़ा हो या कोई जेल में हो, मेरे लिए वो खुशी की बात नहीं है, लेकिन ख़ुद अगर कोई ऐसे हालात में आपको फंसा ले तो ज़ाहिर है कि हम में से कोई कुछ नहीं कर सकता। आज यहाँ तक पहुँचने में तहरीक इंसाफ को, मेरा समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जो ज़िद्द है और उनकी हठधर्मी है, बुनियादी वजह यही है। जब आप हुकूमत में हों और आप अपने मुखालफों को जेलों में डालते हैं, जब आप अपने मुखालफों को विक्टिमाइज़ करें और कहें कि अमेरिका से कहें कि मैं
एयर कंडीशन उतार लूँगा, जो एयर कंडीशन भी मेडिकल बोर्ड ने बड़े मियाँ साहब को दिया हुआ था। जी। बाकी हम जितने लोग थे हम एक पंखे के साथ ही थे। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो आई गेस हर किसी के दौरे हुकूमत में होती है। ये जेलें नहीं- इन्होंने भी काटी, देखें- जेलें देखो, आपने भी काटी। हमारा और उनका फ़र्क क्या है? हमारा उनका फ़र्क ये है कि हमने 9 मई का वाक़या नहीं किया। 9 मई का वाक़या है क्या? किसी मार्शला पे तनकीद करना कोई जुर्म नहीं, हमने सारी ज़िंदगी मार्शलों पे तनकीद की है। लेकिन अदारों को टारगेट करना, घरों को जलाना, शोहदा के मुजस्मों को गिरा के उनकी बेहरमती करनी, बेसिस पे हमला करना, जीएच को पे हमला करना, ये पॉलिटिक्स नहीं है। मैंने ज़िंदगी में, हम दोनों भाई ने खुद बहुत तहरीकों में हिस्सा लिया और फ्रंट पे लिया और बेशुमार दफ़ा जेलें काटी हैं, लेकिन उसका ये मकसद नहीं कि आप अपने अदारों को, अपने पुलिस वालों को फ्रैक्चर तो करना शुरू बेसिक कर दें। फर्क क्या है जेलों में? चूहे देखिए, छोड़ फ़र्क दिए क्या है? जाते हैं, फ़र्क ये कॉकरोचेस है- छोड़ दिए जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं खुद जिस कमरे में था वहाँ पे इश्यूज थे, लिजर्ड का भी इशू था, कॉकरोच का भी इशू था। वो एक ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर वो है भी तो उसको बताना मुनासिब नहीं होता ना। अगर आप देखें ना, एक मकसद के लिए जेल काट रहे हैं तो हम आके कहना शुरू करते हैं जी ये मुश्किल है। मेरा जो कमरा था वो 7 बाई 11 फुट का था, 7 फुट चौड़ा था, 11 फुट वो लंबा था और अंदर ही वॉशरूम था। तो हम दोनों भाई वहीं रहते थे और 5:30 के बाद गिनती बंद हो जाती थी शाम को और सुबह खुलती थी 6 बजे। तो उसी कमरे में रहना है, तो फिर आपको रहना पड़ता है। कैमरे अब लगे हुए थे जेल में? कमरे बाहर थे, कमरे के अंदर नहीं था। लेकिन जब हम नैब में थे तो नैब के अंदर भी कमरे थे, कमरे अच्छा, के अंदर कैमरा। कैमरे लगे हुए थे और वॉशरूम पे लगे हुए थे, वो हमने उतरवा दिए थे फिर शोर मचा के। तो वो मुश्किलात तो आपको आती हैं अगर आपका ज़ेन पुख्ता है और आपका ज़मीर मुतमईन है कि मैं कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन आप देखें ना, अदारों पे हमला करना, तो 9 मई का जो वाक़या ना, ये तो 9 मई का वाक़या अगर ना होता और इस तरह अपने लोगों को उनके ज़हनों में इंजेक्ट ना करते खान साहब, तो इस हद तक उन्होंने पहुँचना नहीं था। मैं समझता हूँ कि अदारे बड़ी पेशेंस का मुजाहरा कर रहे थे, अदालतें उनको रिलीफ भी दे रही थी। अदालतों ने हमें तो कोई रिलीफ नहीं दिया। बहैसियत एक ऐसे शख्स के जिसने एक तवील जेल काटी है, मेरा आज भी निज़ाम इंसाफ से सवाल है कि जब हमारी बेलें आपके पास लगती थी तो हमारी बेलें तो आप लेते नहीं थे और बेलें को डिले कर देते थे। तो आज का तो मैं कहता हूँ कि बड़ा फिर भी बेहतर निज़ाम है, कम से कम उनकी बात सुन तो रहे। सियासी हलकों में कुछ चहमगोइयाँ हो रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ख्वाजा साद के साथ कुछ नाराज़गी है उनकी। मियाँ साहब से मेरा बहुत ज़्यादा रब्ता है। बड़े मियाँ साहब की हफ्ते में 3-4 डायरेक्शंस मुझे आती हैं और पुअर पेशेंट्स के लिए मुझे उनकी डायरेक्शन आती हैं और ये वो इसको मीडिया पे नहीं कभी नहीं बताते और पूरे मुल्क से पेशेंट्स आते हैं जो 1-2 लोग हैं उनके करीबी, और फिर वो शुक्रिया उनकी मेहरबानी दाकू का रवादारी बड़े मियाँ साहब में बहुत ज़्यादा है। और तो भाई से छोटे मियाँ साहब में नहीं है? छोटे मियाँ साहब में तो कमाल ही है। अच्छा, देखिए मैं बताऊँ, मैंने दोनों के साथ बहुत काम किया है। शहबाज साहब के साथ भी काम किया है, बड़े मियाँ साहब के साथ मैंने काम किया है। तो इस वक्त तो मैं काम कर रहा हूँ हेल्थ में, ज़ाहिर है मैं कप्तान भी तो बीवी मरियम है, लेकिन बड़े मियाँ साहब के बेशुमार पूरे पेशेंट्स हैं जो वो भेजते हैं। कोई लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, कोई किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, कोई कोक्लियर प्लांट के लिए, तो वो तो रेगुलर मेरा उनका रब्ता रहता है। ठीक। और वो खुद फॉलो करते हैं और इतना फॉलो करते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। और उन लोगों का उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता, ये भी नहीं पता होता ये मुस्लिम लीग के हैं, ये पीटीआई के हैं, या पीएस पार्टी के हैं। बस वो इंसान होते हैं, केपीके से, सिंध से, बलोचिस्तान से पेशेंट आते रहते हैं और हम खामोशी से करते रहते हैं। अभी आपने कहा मरीम नवाज कैप्टन है, तो किसकी कप्तानी जो है वो आपको मुतासर करती है, शहबाज शरीफ साहब की या मरीम नवाज साहिबा की? शहबाज साहब एक इंस्टीट्यूट हैं, बड़े हैं वो मरीम बाजी से, चचा उनके। ज़ाहिर है कि जो मैंने शहबाज साहब से सीखा है तो शुरू तो मैंने सीखा शहबाज साहब से है, लेकिन अब मैं वज़ीर आला साहबा के साथ काम कर रहा हूँ और अब उनसे भी सीख रहा हूँ। ज़ाहिर है कि जब एक खातून जहानत से काम करेगी, मेहनत से करेगी, उनका सब्जेक्ट पे ग्रिप होगी। मैं एक मीटिंग में बैठा था 4-5 साल पहले, तो कोई सवाल सीएम साहबा ने किया तो मैं मुस्कुराया। तो मुझे उन्होंने सलमान भाई कहते हैं, सलमान भाई आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैं क्या, मैं बाजी इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि आपकी जो जहानत है वो हमारे लिए परेशानी का बाइस है। वो क्यों? मैं कहा आपको हर सवाल का पता होता है, काम हमारे ज़िम्मे लगा देती है, करना तो हमें पड़ता है। फिर तो शहबाज शरीफ भी ना खुद सोते थे ना सोने देते थे, बहुत सख्ती के साथ काम कराते थे। वो एक सख्त उस्ताद हैं, वो अगर सख्ती ना करते तो मेरे लिए सीखना मुमकिन नहीं था। तो वो तो उनके साथ तो मैंने बहुत लर्न किया है और मरियम बाजी के साथ भी काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि आम आदमी का भला हो रहा है। कभी आपको फील हुआ नहीं यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा रेस्ट भी मिलना चाहिए? नहीं, रेस्ट करने को दिल नहीं करता। इसलिए दिल नहीं करता, मैं जब लोगों की बेबसी देखता हूँ ना और बेचारगी देखता हूँ और मुल्क की हालात देखता हूँ तो मेरा दिल जलता है, क्योंकि इस मुल्क के लिए मेरे बड़ों ने मुल्क नहीं बनाया था। तो मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूँ, मुझे कोई अभाम नहीं है। मैं बताऊँ, मैं खुशी से काम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा मैसेज ये है लोगों को कि हर एक काम करे और ये मत देखें कोई क्या कर रहा है कोई क्या नहीं कर रहा। आप देखें कि आप खुद क्या कर रहे हैं। आज भी मेरी स्पीच यही थी कि अपने गिरबान में झांके कि मैं इस मुल्क के लिए क्या कर रहा हूँ। कोई कर रहा नहीं कर रहा, सारे मुझसे अच्छा कर रहे हैं, मैं ही सबसे कम कर रहा हूँ।
आगे का सियासी मंजरनामा कैसा देखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के मामलात को? एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत बहुत बेहतर है इस वक्त, मैं समझता हूँ। एक प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, और पॉलिटिक्स जो है वो आगे काम की बुनियाद पे होगी। नारे की बुनियाद पे और झूठ की बुनियाद पे जो होना था वो हो गया। आप देखें बीबी मरियम जिस तरह अदारों में जा रही हैं, जैसा यूथ उनको वेलकम कर रही है, लोग काम चाहते हैं, लोग मईशत की बेहतरी चाहते हैं। जैसा शहबाज साहब ने दिन रात काम किया और उनकी पूरी कैबिनेट ने काम किया, और जिस तरह उन्होंने मईशत को बेहतर किया, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर की, एक ऐसा मुल्क जो बिल्कुल बदहाली पे पहुंच चुका था, जो दिवालियों के करीब जा चुका था, उसको बचाना। अभी 5 दिन पहले मैं और भाई मिले हैं शहबाज साहब को, हम 1 घंटा बैठे रहे हैं दोनों उनके पास, तो उन्होंने बताया इस बात का, जब मैंने मईशत की बात, उन्होंने कहा कि अगला टारगेट मेरा ग्रोथ की बेहतरी है, मैंने ग्रोथ कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगानी, यही मरियम बाजी यहाँ पे कर रही हैं। तो नाराज़गी जो आपने सवाल किया था ना, नाराज़गी बड़े मियाँ से कोई नहीं, लेकिन भाई का एक अपनी सोच है, वो अपनी पार्टी में अपनी सोच के साथ रहता है, वो एक इंडिपेंडेंट राय देते हैं, तो नाराज़गी वाला कोई बात नहीं। खुर्रम दस्तगीर के साथ भी कुछ मामला है? खुर्रम भाई अभी हम मिले हैं 15 दिन पहले, एक कॉन्वोकेशन में हम इकट्ठे थे। देखें, घरों में माँ बाप हैं, बच्चे हैं, कोई ना कोई इशू होता है जिस पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या ओपिनियन मुख्तलिफ हो, उसका ये मतलब नहीं होता कि कोई पार्टी तो हर चीज़ से बालातर होती है। तो मियाँ साहब उनको टाइम क्यों नहीं दे रहे? किनको? खुर्रम साहब को। नहीं, खुर्रम उन्होंने कहा ये बात नहीं, वो टाइम मांगेगा तो मियाँ साहब तो देंगे, मियाँ साहब तो अवेलेबल हैं। अगर मुझ जैसे बंदे से उनका रब्ता है और मुझे वो डायरेक्शन दे रहे हैं पूरे पेशेंट की, तो खुर्रम भाई तो खुद एक माशाल्लाह बड़े काबिल शख्स हैं। जी। अच्छा, पीटीआई ये इल्ज़ाम लगाती है कि मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ जो है वो धांधली से आए हैं। देखें, बात यह है कि पीटीआई का जो सीवी है ना बहुत ख़राब है, और वो इसलिए ख़राब है कि सबसे पहले खान साहब ने 4 हलकों खोलने का कहा जी, और फिर उन्हें 35 पैंक्चर की बात की, और दोनों बातें उनकी गलत साबित हो गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फैसला किया गया 2013 के इलेक्शंस पे, उसकी रिपोर्ट वाज़ेह है, और फिर 2018 में जो किया गया वो भी सबके सामने है, और फिर जो डिस्क में किया गया वो भी सबके सामने है। तो उनकी बात पे तो आप जो चीज़ उनकी अपनी मर्जी की होगी ना वो ठीक होगी। ख्वाजा साद साहब ने भी तो अपनी जो हार है उसको बड़ा ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया। भाई जो है ना, उन्होंने जब लूज़ किया तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं लूज़ कर गया हूँ, और मैं समझता हूँ लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। लेकिन जिन हल्कों में आप जीत रहे हैं और जब आपकी हुकूमत बन रही है, तो ज़ाहिर पॉलिटिक्स जब बंदा करता है तो लोगों की खिदमत के लिए करता है ना, और वो हुकूमत में आके ही आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अगर मेरे पास हेल्थ नहीं होगा तो मैं अपोजिशन में रह के क्रिटिक तक बन सकता हूँ, लेकिन अब मैं फैसले तो नहीं कर सकता ना। आज तो मैं फैसले कर रहा हूँ, फ़लाँ सवाल को मुकम्मल कर लूँ, मेडिकल एजुकेशन में फ़लाँ चीज़ बेहतर कर लूँ, ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी बिल्डिंग कर लूँ, सिस्टम को बेहतर करूँ, ख़राबी को जो लीकेज है उसको कम करूँ। क्योंकि पाकिस्तान जैसे माशरे में अफसोस की बात यह है कि लालची एक ख़ास तादाद तो है लोगों की, करप्शन भी और किक बैक्स भी हैं, तो आपको इनको भी तो पकड़ना है गर्दनों से इन लोगों को। ये भी तो एक अजाब है इस मुल्क के लिए बन चुके। तो हम तो अपने महकमे में ततीर का अमल कर रहे हैं, MS प्रिंसिपल ऑफ मेरिट पे लगा रहे हैं, और जो बुरे लोग हैं उनको फ़ारिग कर रहे हैं, और मुझे इस पर कोई दबाव नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, फ्री हैंड है मेरे पास CM साहबा की तरफ से, और हम काम कर रहे हैं। अब आपको पीटीआई का मुस्तकबिल कैसा लगता है? इमरान खान साहब के बाहर आने के क्या इम्कानात है? क्योंकि अमेरिका की जानिब से भी लोग ये ट्वीट कर रहे हैं और दबाव बढ़ रहा है, क्या लगता है आपको? अब बात यह है कि साइफर पे केस था क्या, ये पहले तो ये फैसला तहरीक इंसाफ करे ना कि वो अमेरिका के साथ हैं, अमेरिका के मुखालिफ हैं कहाँ। तो जहाँ पे आपका मर्जी मतलब वो आप वहाँ पे आ जाएँ तो ये तो मुनासिब नहीं है। मियाँ साहब जब जेल में थे, शहबाज साहब जेल में थे, मरियम बहन जेल में थी, हम सब लोग जेलों में थे, तो हमारे तो अमेरिका ने कभी कमेंट और बयानात नहीं दिए, तो फिर क्यों दिए जा रहे हैं? ये तो वो सवाल में बताएं जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, इसका उनके पास पहली बात है क्या जवाब मौजूद है। और कल जो मुलाकात हुई है पॉलिटिशियंस की, तो पहले तो आप मानते नहीं थे किसी को, पहले तो इस हुकूमत कहते थे ये हुकूमत ही जाली है, एस्टैब्लिशमेंट को आप मानते नहीं थे, जब ज़रूरत पड़ी आप मिल भी गए हैं। तो पहले तो आप अपना कंसेप्ट क्लियर करें, उसके बाद फिर इस पर रिस्पॉन्ड बंदा कर सकते। अच्छा, सुनने में आ रहा है मियाँ नवाज शरीफ साहिब भी जो हैं वो इलेक्शंस चाह रहे हैं, तो आप कबल अज़ वक्त इलेक्शंस देख रहे हैं? फरवरी में शायद माहौल साजगार हो जाए? नहीं, अभी कम से कम मेरे इल्म में जो बात है उसमें तो इलेक्शन नहीं, क्योंकि जिस स्पीड से काम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है और वफाक कर रही है, मेरे ख्याल में इसको चलना चाहिए। 2026 में आप देखते हैं इलेक्शंस? देखिए, टाइम पूरा होने पर ही हो सकता है, उससे पहले देखिए इलेक्शन 2-2.5 साल में ना होने ही नहीं चाहिए किसी भी जमात। ये तो आपकी ख्वाहिश है, तज्जिया क्या कहता है? नहीं, मेरी ख्वाहिश इस मुल्क की ज़रूरत है, मेरी ख्वाहिश में नहीं मुल्क चलना, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं आज हूँ कल नहीं होगा। असल अहमियत पाकिस्तान की और रियासत की है। ये 2-2.5 साल के जो इलेक्शन है, ये मुल्क उसका बोझ नहीं उठा सकता। ये अगर एक काम चल रहा है, स्टेबिलिटी चल रही है, इसको चलना चाहिए, पूरा टेन्योर होना चाहिए और उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए, फिर जिसे अल्लाह मौका दे।
वो देखें ना, आप मीशत स्टेबल करते हैं फिर वो रुक जाती है, स्टेबल करते हैं फिर रुक जाती है। यही हमारे साथ 18 में, जब 16-17 में हमने गियरअप किया है तो 18 में एक साजिश के तहत हमें फ़ारग कर दिया गया। अब फिर 2-2.5 साल से मेहनत की शहबाज साहब ने, अब 10 माह से मेहनत कर रहे हैं, स्टॉक बेहतर हुई है, डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं, पंजाब में काम हो रहा है, फिर आप उसको रोक दें तो वो फिर मुल्क के लिए बेहतर नहीं। पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर में आपको क्या लगता है कि किस तरह के इकदाम मज़ीद उठाने चाहिए? मुसलसल मेहनत करनी चाहिए और जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनकी मैनेजमेंट को बेहतर करना चाहिए। वहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट्स हैं, मेडिसन है, पेशेंट जो मैनेजमेंट है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं, जेनिटोरियल है, एक एक चीज़ पे देखना चाहिए। और ये मैं आपको बताऊँ, हर वज़ीर की जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को खुद देखें। सिस्टम बनाना वज़ीर की और सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है, विल दी हेल्प एंड गाइडलाइन ऑफ द प्रोफेशनल्स। पीटीआई के दौर में आपने ऐसी क्या लैकिंग्स देखी इस मामले में? मैंने देखिए, मैं क्रिटिक हूँ लेकिन बड़ा मुस्बत क्रिटिक होता हूँ और लॉजिकल बात करता हूँ, और वो कभी मैं तनकीद नहीं करता जिसका सलूशन मेरे पास ना हो। तो असेंबली मेरे पास चूँकि फ़ोरम मौजूद था, और जब मैं जेल में था या जेल से बाहर था तो मैं इस पर बहुत तफसील के साथ बात किया करता था। मैं समझता हूँ कि जिस तरह शहबाज साहब के दौर में काम हो रहा था, तहरीक इंसाफ के दौर में उसका काम नहीं किया गया। कैंसर जो पेशेंट्स को अद्वियात मिलती थी उनको बार बार सड़कों पे आना पड़ा। जो अस्पताल हम बना रहे थे उनको रोक दिया गया। नया मेडिकल कॉलेज कोई नहीं बनाया गया। सेंट्रल एडिक्शन पॉलिसी जो हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में शुरू की थी उसकी तादाद में इजाफा नहीं किया गया। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। पोलियो देखें आज कहाँ पे पहुँच चुका है। पोलियो हम ज़ीरो छोड़ के गए थे। तो ये सारे काम थे जो उनके दौर में होने चाहिए थे। और पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। चले मैं ये कहता हूँ कि हमारे दौर में कोई एमएस या वीसी जो है वो किसी ख़ास बुनियाद पे नहीं लगता, वो मेरिट पे लगता है। मुझे ये अफसोस ज़रूर है कि पिछले टेन्योर में जो महकमा सेहत था उसमें एमएस की जो तैनाती थी, बाज़ एमएस की, वो बड़े अफसोस के साथ कहते हैं वो पैसों की बुनियाद पे थी। और अदारों में जब अगर इस तरह काम चलेगा तो कभी अदारे बेहतर नहीं हो सकते। जी अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब मुज़ाकरात है उससे नून लीग खौफज़दा है, ये बात दुरुस्त है? नहीं, देखिए, खौफज़दा नून लीग कोई बात नहीं है। बेशुमार लोग हैं मुस्लिम लीग नून में जो कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, और मुस्लिम लीग नून ने और गवर्नमेंट ने बातचीत भी की है। अब वो बातचीत किस नहज पे पहुंचती है वो तो ज़ाहिर है कि जो कमेटी के लोग हैं वही उससे काम कर रहे हैं। मगर बहरहाल कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए ताकि मुल्क में ना एक लॉक की एक कैफियत ना हो। आप देखें जो वाक़या है 26 नवंबर का, ये भी तहरीक इंसाफ का अपना पैदा करता है। 24 नवंबर को जब इन्होंने अपनी लॉकडाउन शुरू की तो 2 दिन 48 घंटे इन्होंने पुलिस पे मुसलसल हमले किए हैं। रेंजर के लोग शहीद हुए, पुलिस का कांस्टेबल शहीद हुआ, फ्रैक्चर किए गए, 100-150 पुलिस वालों को ज़ख्मी किया गया। और जिस पेशेंस के साथ गवर्नमेंट ने और अदारों ने इस सारी चीज़ को देखिए, शरपसंदी में ये अवाम तो पाकिस्तान का है, एक आम शहरी का है। आप शहरी का आम शहरी का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। अब देखें ना, अब मियाँ वाली से अभी एंटर हुए, उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। अब एज ए लॉ एंड ऑर्डर कैबिनेट कमेटी के तो हम तो कंट्रोल में चीज़ों को देख रहे थे ना। आप अपनी फोर्सेस के ऊपर देखें, अब नारेबाजी कर सकते हैं, तकरीर कर सकते हैं, आप पथराव और फ्रैक्चर या टॉर्चर तो नहीं अपने लोगों को कर सकते ना। फिर वो सियासी काम नहीं, वो शरपसंदी है। शरपसंदी में और पॉलिटिकल काम में बहुत फ़र्क है। तो उस फ़र्क को मलूज़ खातर रखना चाहिए। तहरीक साहब ने गलती की है कि वो सियासी काम से शरपसंदी में चले गए। अच्छा, जब वो ऐसे वाक़यात होने के बाद सीसीटीवी फुटेजेस मांगते हैं तो फिर इसमें क्या मुज़ायका है? नहीं, सीसीटीवी फुटेज किस चीज़ की मांगते हैं? वो जो तकरीबकारी होती है या जो ऐसे मामलात होते हैं, तोड़फोड़ होती है। वीडियोस देखिए, वो तो मौजूद है। जो पुलिस वालों को ज़ख्मी किया गया वो तो अस्पताल में उनका नाम, उनका दाखिला, और जो जिन लोगों ने अपनी जानें दी हैं वो तो नाम ओपन है। उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया था कि 200-300 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, उनमें से तो 2 का नाम नहीं आज तक का। तो जो उन्होंने कहा था वो तो गलत साबित हुआ है। लेकिन जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ था वो तो पुलिस वाले दाखिल हैं अस्पतालों में कई दिन, कई हफ्ते, और जो पुलिस वाले को टॉर्चर करके शहीद किया गया, जो रेंजर के लोग शहीद हुए, वो तो ऑन द रिकॉर्ड है। ठीक, आपकी हुकूमत 5 साल पूरे कर सकेगी? और पीपल्स पार्टी का क्या सियासी मुस्तकबिल देखते हैं? बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन सकते हैं? बिलावल साहब बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अपने सूबे में अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ गो। और कल क्या होता है वो तो ज़ाहिर आप नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल एक फ्यूचर उनका है बिलावल साहब का। हमारे इत्तेहादी हैं और हम इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं। बाज़ का हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है और वो होगा। 2 अलहदा पार्टीज़ हैं, उनकी सोच अपना, नज़रिया अपना है, क़यादत उनकी ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी दोनों जमातों ने बहुत सीखा, और इसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का और बीबी शहीद साहबा का बहुत बड़ा क्रेडिट है जो उन्हें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। और बीबी साहबा की जो शहादत है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए वो इंतहाई एक
नुकसानदेह अमर था। ठीक, अच्छा पंजाब में हर ज़िले में जो है वो मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इस हवाले से हुकूमत को इक़दामात कर रही है? नहीं, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इस स्टेज पे तो नहीं हो सकता। मैं आपको वजह बताता हूँ उसकी। देखिए, जितने मेडिकल कॉलेज इस वक्त हैं पंजाब में, हर डिवीजन हेडक्वार्टर पे कॉलेज मौजूद है। हमने अपने पिछले टेन्योर में गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज बनाया, सियालकोट बनाया, साहिवाला बनाया और डीजी खान बनाया। इस वक्त हमारे 2 मेडिकल कॉलेज बने, एक नारोवाल में, एक भावलनगर में। सबसे अहम बात है कि जो मेडिकल कॉलेज बनना है उसकी बिल्डिंग से ज़्यादा अहम उसकी फैकल्टी है, जो पीएमडीसी की अपनी स्कोरिंग पूरी कर रही है। तो जो आपके पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, जो प्रोफेसर्स, एसोसिएट, मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के, जब तक वो पूरे नहीं होंगे, आप हम पे प्रेशर है डिस्ट्रिक्ट से, हमें हमारे ऑनरेबल मेंबर्स कहते हैं कि आप इस डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज बना दें, लेकिन वो अभी सेकंड स्टेज है। जाएंगे हम उधर ही जिस तरह आबादी बढ़ रही है, लेकिन वो एक आपको फेज़ वाइज जाना पड़ेगा। फेज़ वाइज के बाद आप जा नहीं सकते। साहिवाल बने कई साल हो गए हैं, हमने इसको 8 साल पहले मुकम्मल किया था। अभी भी उसकी जो फैकल्टी है उसको पूरा करना जो है वो जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। गुजरात सरगोदा में इशू का सामना हमने करना पड़ा है, डेरा गाजी खान में करना पड़ा है हमें, तो ये इशू चल रहे हैं हमारे। सो मरहबार हम ज़रूर जाएंगे, लेकिन एकदम तमाम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज बनाना अभी फिजिबल नहीं है। हाँ, हमने एक नया काम ये ज़रूर किया कि जो पीजी ट्रेनिंग्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट में हमने भेजने शुरू कर दिए हैं। जो रेजिडेंसी प्रोग्राम है वो हमने डिस्ट्रिक्ट में भी शुरू कर दिया। अच्छा, ये बताएं, मरियम नवाज साहिबा वज़ीर-ए-आज़म के लिए अच्छी कैंडिडेट हैं? फ़िलहाल तो फोकस उनका पंजाब पे है। ये फ़ैसला तो ज़ाहिर है कि उनके घर में उन्होंने करना है कि किसने आगे आना और किसने आगे नहीं आना। और फ़िलहाल तो शहबाज साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये सवाल अभी कबल अज़ वक्त है। अच्छा, तो जब ये वक्त आता है तो मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो का कैसा कंपैरिजन देखते हैं इस मामले में? देखें, मरियम नवाज तो एक प्रैक्टिकल इस वक्त सूबा चला रही है ना, तो बिलावल साहब ने तो अभी सूबा नहीं चलाया। एज़ फॉरेन मिनिस्टर ने अच्छा काम किया, लेकिन एक सूबे को चला के सीखने के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर बने तो वो बेहतर होता है, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है हुकूमत को ज़रा रन करना। इसमें मल्टी डिपार्टमेंट्स हैं, मल्टी इशूज़ हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एग्जीक्यूशन है, बहुत कुछ इसमें शामिल होता है। तो अगर आप कारकर्दगी क्या कहेंगे तो ज़ाहिर है मैं तो अपनी मरियम नवाज साहब जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ और जिनको मैं देख भी रहा हूँ कि किस तरह वो मेरे से काम कर रही हैं, तो मैं तो उनके हक में बात करूँगा। और बिलावल साहब भी लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपने सूबे मैंने देखा काफ़ी काम कर रहे हैं। आखिर में पीटीआई या इमरान खान को क्या मशवरा देना चाहेंगे? उनको किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं है खान साहब को, वो बस अपने आप को ठीक कर लें, अपनी इज़्ज़त और हरदर्मी से बाज आ जाएँ, इंसान को इंसान समझें। जो उनके मुखालिफ सियासतदान है, उसका किसी भी जमात से ताल्लुक़ है, उनको भी समझें कि वो भी इंसान है, उनको हकारत की निगाह से ना देखें। जब आप हकारत की निगाह से किसी को देखते हैं तो फिर कुदरत भी आपसे नाराज़ हो जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर वंस अगेन, आपने हमें अपना वक्त दिया और बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई आपके साथ, बहुत अच्छा लगा बात करके। व्यूअर्स, ये था आज का समा पॉडकास्ट। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।